नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूँ वो है हमारी सीरीज़ का आखिरी वीडियो। जो सीरीज़ हमारी अभी चैनल पर किन्नू की खेती चैनल पर जो चल रही है, किसानों की चिंता पेड़ों का सूखना, उसका ये आखिरी पार्ट है वीडियो का। इस वीडियो को आप अगर आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 15, 16, 17 साल के हमारे एग्जिस्टिंग बाग हैं किन्नू के, उसमें किस तरीके से हम अपना सोयल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपना फर्टिलाइज़र जो शेड्यूल है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी मेंटेन हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करें अब फरवरी के महीने में, ताकि हमें फ्लावरिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी अच्छी हमारे किन्नू के बाग में देखने को मिले। इस वीडियो में जो मैंने एक आपको समझाने के लिए एक रिपोर्ट जो है सोयल एनालिसिस हमने करवाई थी 7/11/2023 को, उसकी रिपोर्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब्जेक्ट के की रिपोर्ट, उसके अंदर पीएच का जो लेवल है 8.62 से लेकर 8.72 तक है। तो जो मैंने आपको पीएच वाली वीडियो में बताया था, जो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है उसे हम एल्कलाइन सोइल बोलते हैं। जो 8.5 से ज़्यादा है उसको हम सोडिक एल्कलाई सोइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हमें इस पीएच से अंदेशा हो रहा है कि ये जो इसकी सोइल है सैंडी सोइल, वो उसकी जो पीएच 8.762 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी इनकी सोइल के अंदर सोडियम के साल्ट भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। अब इस सोडियम की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम की जो टॉक्सिसिटी है वो क्या करती है, देखिए जिस सोयल के अंदर सोडियम की टॉक्सिसिटी या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो साल्ट ज़्यादा मिलते हैं, उसमें आमतौर पर कॉपर जो है वो डेफिशिएंसी नहीं, एक्सेस में मिलेगा। तो अभी आप रिपोर्ट पर नज़र मारिए, उसमें आपको दिख रहा है जो कॉपर 0.20 पीपीएम, पीपीएम मैंने एक वीडियो में बताया था पार्ट्स पर मिलियन को बोलते हैं। कॉपर की जो नॉर्मल रेंज है वो 0.20 0.30 तक है, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट की रिपोर्ट में दिख रहा है वो 2.66, 3.82 और 1.18 जो हमें नज़र आ रहा है। कॉपर की एक्सेस होना, कैल्शियम देखिए आप, कैल्शियम जो है 300 पीपीएम होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू में, लेकिन इनकी जो 3 रिपोर्ट करवाई है सब में कैल्शियम की वैल्यू, एक में 314 है, एक में 304 है और एक में 330 है, 29.8 है। तो कैल्शियम भी ज़्यादा है। मैग्नीशियम इसी तरह, मैग्नीशियम की जो वैल्यू है वो 120 पीपीएम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम भी आपको 179, 158 और 131 तीनों रिपोर्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है किसान भाइयों, इनकी सोइल जो है सैंडी सोइल के अंदर सोडियम के साल्ट, सोडियम के बाइकार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मौजूद है। अब ये सोडियम के साल्ट जो है इनकी पीएच को 8.5 से कम आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जो सोइल, जो हमारे रूट के हेयर हैं, जब वो न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सोडियम उसको रिप्लेस करता है, इसलिए इनकी पीएच जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। अब इस पीएच को कम करने का जो तरीका है वो हम फर्टिलाइज़र में आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड जो डिस्कस करने वाला है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है 0.8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है 0.4 से लेकर 0.8 तक रहती है। तो अभी इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ठीक है, 0.08 है, 0.11 है और 0.32 है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर 0.32 किसी में है तो इसका मतलब ये है साल्ट उसमें भी मौजूद है, लेकिन उसकी जो साल्ट की जो क्वांटिटी है वो अभी कम है। और ऑर्गेनिक कार्बन का जो है वो रिलेशन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ऑर्गेनिक कार्बन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। 1% से लेकर 1.5% अगर ऑर्गेनिक मैटर हमारी सोइल के अंदर रहता है तो वो बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। तो अभी जो इनका ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.49 है, 0.38 है और 0.41 है। अब हमें क्या करना है, एक तो इनका ऑर्गेनिक कंटेंट को हमने बढ़ाना है। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट को, जैसे हम गोबर की खाद या नीम की खली या फिर वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैनोर, हरी खाद, उनसे हम जो क्या है ऑर्गेनिक मैटर अपना बढ़ा सकते हैं। एक तो हमने इस साल इनके बाग में एप्लीकेशन उसकी 2 बार करनी है। सेकंड, पीएच को कम करने के लिए हम डीएपी की बजाय इस बारी जो है एसएसपी का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि सोडियम की टॉक्सिसिटी को सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही रिप्लेस कर सकता है।
ऑलरेडी कैल्शियम जो है इनकी ज़मीन में मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। एसएसपी का इस्तेमाल करने का कारण ये है, एक तो उसमें फॉस्फोरस है, सेकंड उसमें कैल्शियम है सल्फेट फॉर्म में, जैसे कि जिप्सम में होता है। तो हम जो है एसएसपी से उसकी सोडियम की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके बाग में इस बार एसएसपी रिकमेंड करूँगा। थर्ड जो है, इनकी जो फॉस्फोरस की वैल्यू है वो 5 to 9 है, वो नॉर्मल है। तो जितना फॉस्फोरस 15 साल 10 साल से ऊपर वाले बाग को चाहिए, वो हम इसको फॉस्फोरस उतना ही देंगे। अभी जो आपको मैंने एक फर्टिलाइज़र शेड्यूल जो है इनका डिज़ाइन किया है फरवरी के मंथ में, जो कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। फरवरी के मंथ के अंदर जब हम फर्स्ट इरिगेशन इनका स्टार्ट करेंगे, तो मैंने उसके अंदर जो सुपर की क्वांटिटी ली है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 kg के आसपास। किसान भाइयों, 10 साल से लेकर और 15-16 साल के जो बाग हैं, वो काफ़ी सारी फर्टिलाइज़र जो है डिपेंड करता है सोइल के टेक्सचर से, जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। इन्वायरमेंट पे, गर्मी पे, तापमान कितना है, टेम्परेचर जो है वो क्या है। तो मैंने इसके अंदर सुपर जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसके अंदर 16% फॉस्फोरस होती है, वो ली है। उसकी वैल्यू जो है 16% रहती है। तो मेरे को जो नाइट्रोजन चाहिए पूरे साल के लिए, इनके जो 15-16 साल का बाग है उसके लिए 1 kg मिनिमम प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए। अब मैंने क्या किया है, नाइट्रोजन को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया है। तो यूरिया 2100 ग्राम या 2200 ग्राम पूरे साल की बनती है इनकी। तो फॉस्फोरस जितना हमने देना है वो एक ही बार में, फेबररी के मंथ में, जब भी इनका फर्टिगेशन का जो टाइम ठीक आएगा, जब इनके पास वाटर जो है अवेलेबल रहेगा, तब हम उसके अंदर जो है सुपर 3 kg के आसपास पर प्लांट देंगे। सेकंड जो है, हम उसमें नाइट्रोजन के रूप में, जैसे मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन जो है 1000 ग्राम पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसमें जो यूरिया और अमोनियम सल्फेट का इस पर कम्बिनेशन देने के लिए इनको जो है कहा है, उसका कारण ये है, यूरिया जो है वो अपना यूरिया को हम जो है, मतलब नाइट्रोजन को हम हैं, अगर 1000 ग्राम हमने एक साल में देना है तो उसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। जो 1/3 पार्ट है नाइट्रोजन का, वो हम देंगे फरवरी में। जो अगला 1/3 पार्ट है वो हम देंगे इनको 25 मार्च से लेकर और 15 मई 20 मई तक। और जो लास्ट वाला 1/3 हमारे पास बच जाएगा, वो हम देंगे इसको जुलाई अगस्त सितंबर में। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, अभी 2200 ग्राम मैंने इनको टोटल यूरिया जो है एक साल में देनी है, तो 700 ग्राम तो यूरिया मैं दूंगा इनको फरवरी में। उसके बाद अमोनियम सल्फेट के अंदर जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन की 21% रहती है। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, 25 मार्च से लेकर जो मैंने 30 मई तक इनका डिज़ाइन किया है, वीकली जो है मैं इनको यूरिया अल्टरनेट डे पे, थर्ड डे पे मैं इनको कभी यूरिया और कभी जो है अमोनियम सल्फेट जो रिकमेंड कर रहा हूँ। अमोनियम सल्फेट रिकमेंड करने का कारण ये है, एक तो मुझे जो इनकी पीएच है वो 8.6272 से 8.5 से बिलो लेके आनी है। जो अमोनियम सल्फेट है वो एक बेस्ट एमोरेशन बोलते हैं रिक्लेमेशन सॉइल के लिए, अल्कलाइन सॉइल के लिए सबसे बेस्ट जो है फर्टिलाइज़र है। लेकिन अमोनियम सल्फेट का ज़्यादा ना देने का कारण भी ये है, वैसे तो मैं इसको अगर अमोनियम सल्फेट सारे को दे सकता हूँ, लेकिन साल्ट इंडेक्स अमोनियम सल्फेट का ज़्यादा होता है, इसलिए जो मैं है हाफ यूरिया और हाफ जो है अमोनियम सल्फेट मार्च 25 से लेकर और 15 to 20 मई तक, मतलब 45-60 55 से 60 दिनों के बीच में मैं इनको 700 ग्राम जो यूरिया है, लगभग 350 ग्राम उसकी प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन बनती है, वो मैं इनको अमोनियम सल्फेट और यूरिया रिकमेंड करता हूँ। सेकंड एक कारण ये भी है एसएसपी का रिकमेंड करने का, क्योंकि एसएसपी का जो साल्ट इंडेक्स है वो 8 के आसपास होता है, जबकि डीएपी का साल्ट इंडेक्स 30 है। तो ऑलरेडी साल्ट ज़्यादा मौजूद होने की वजह से मैं नहीं चाहता कि इनके जो सोइल के अंदर है डीएपी देने के बाद साल्ट और इंक्रीज़ हो, इसलिए मैंने डीएपी को रिप्लेस करके वहाँ पे एसएसपी किया है। सेकंड, एसएसपी को रिप्लेसमेंट सॉरी डीएपी को रिप्लेस करने का, एसएसपी को यूज़ करने का कारण ये भी है क्योंकि इनकी जो सोइल के अंदर सोडियम के साल्ट मौजूद हैं और उसको सिर्फ कैल्शियम जो सल्फेट है वो रिप्लेस कर सकता है। थर्ड जो है, ऑर्गेनिक मैटर में हम इसको फरवरी में 1 क्विंटल के आसपास जो है गोबर की जो खाद है वो हम इसमें रिकमेंड करते हैं पर प्लांट के लिए, क्योंकि इसका ऑर्गेनिक मैटर है वो हमने जो है बढ़ाना है। और साथ के अंदर माइकोराइज़ा, अब ये कौन सा माइकोराइज़ा, दो तरीके के हैं। एक तो एनराइज़ा की फॉर्म में है जो कि ड्रिप में सोल्यूबल हो जाता है, एक वो
जो दानेदार आता है उसका हम यूज़ करेंगे। 12-13 साल का 15 साल के बाग में जो एंड्राइज़ा की डोज कैडिला कंपनी का है वो रहने वाली है इनकी 20 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से। अगर ये जो ग्रैन्यूल वाला इस्तेमाल करते हैं तो वो हम जो है 200 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से इनके बाग में फेब्रुअरी को देंगे। साथ ही मैंने चार्ट आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। चार्ट के अंदर मैंने पीएसबी जो कल्चर है और के एक्टिवेटर का और जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का जो मैंने लिखा है वो हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मार्च टू मई हम उसको 2 बार 20 ml पर प्लांट के हिसाब से इसको जो है ड्रिप से देंगे। उसका ड्रिप का देने से कारण ये है क्योंकि जितना भी हमारा पोटाशियम एक्सेस के अंदर जो है या फास्फोरस जो हमारी ज़मीन में ऑलरेडी पड़ा है उसको डिज़ोल्व करके उसको एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो हम अवेलेबल करवा सकते हैं प्लांट को, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी प्लांट की मेंटेन हो सके। जो लास्ट रिकमेंडेशन इनको है वो ड्रिप की है। इनके बाग में अभी जो ड्रिप लगी है वो लेटरल है राजस्थान में। सैंडी सोइल होने की वजह से जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो प्लांट की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो सैंडी सोइल है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस होती है। पोरस का मतलब छिद्रता जो है उसकी ज़्यादा होती है, तो जितना पानी हम देते हैं वो लीच कर जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। लीच, देखिए पानी अगर ज़्यादा लीच करता है तो उसका नुकसान भी है, और पानी कम लीच करता है तो उसका भी नुकसान है। तो इनकी जो सैंडी सॉइल होने की वजह से पानी ज़्यादा लीच करता है। हमें उसका फ़ायदा क्या है, सोडियम के साल्ट अगर हम वाटर इनको इस बार ज़्यादा देते हैं, जो इनका वाटर का शेड्यूल है जो कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, जो अगर वाटर का इनका शेड्यूल है, मान लीजिए फरवरी के अंदर वाटर इनको जो है 25 लीटर या 30 लीटर रिक्वायर है, तो हम पर डे के हिसाब से 30 की बजाय इनको 40 लीटर जो है रिकमेंड करेंगे। उसका कारण ये है, वाटर अगर हम इनको ज़्यादा देंगे सैंडी सोइल में तो साल्ट जो है लीच होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। साल्ट ज़मीन से ख़त्म नहीं किया जा सकता। साल्ट को कम करने का तरीका एक ही है, उसको हमें लीच करवाना पड़ेगा। लीच का मतलब ये है कि ज़्यादा अच्छा पानी दे तो जो पानी जब नीचे जाएगा ज़मीन के नीचे तो वो साल्ट अपने साथ नीचे ले जाएगा। इसीलिए जो है हम सुपर का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करेंगे, और वाटर का जो ड्रिपर है वो 4 LPH के रिंग मेथड बनाकर उसको, और 8 से 10 और कहीं 12 ड्रिपर अकॉर्डिंग टू इनकी जो प्लांट की कैनोपी है उसके हिसाब से जो डिज़ाइन करके इनको रिकमेंड करते हैं। आशा करता हूँ किसान भाइयों आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपना फर्टिलाइज़र शेड्यूल तैयार करने के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब भी अपना फर्टिलाइज़र का शेड्यूल डिज़ाइन करें तो उससे पहले सॉइल की रिपोर्ट है वो ज़रूर करवाएं। बगैर सॉइल की रिपोर्ट से हम फर्टिलाइज़र इस तरीके से अनवांटेड यूज़ कर लेते हैं ताकि उसके जो दुष्प्रभाव है हमें बाद में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अपने जो किसान मित्र हैं उनसे पूछ के भी तेरा 8 साल का बाग है तूने क्या डाला, तो वो भी हम अपने बाग में डाल देते हैं। तो ये हर एक बाग का जो सोइल का एनालिसिस है वो हमें करवाना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके पोटाश ज़्यादा है या कैल्शियम ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, और उसी के आधार पर जो है हम अपना फर्टिलाइज़र शेड्यूल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र शेड्यूल डिज़ाइन करने में इसके बाद भी दिक्कत आती है तो वो आप मेरे नीचे लिखे हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना फर्टिलाइज़र शेड्यूल मुझसे आप तैयार करवा सकते हैं। मेरा से जो फर्टिलाइजर शेड्यूल तैयार करवाने के बाद आपके जो एग्जिस्टिंग हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं आपके एरिया में, आप उनको एक बार ज़रूर चेक करवाइए, ताकि आपको ठीक से उनसे भी कुछ मदद मिल सके कि फर्टिलाइजर शेड्यूल पढ़ना और ये जो फर्टिलाइजर यूज़ करना वो किस तरीके से है। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसान भाई अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।